नाज़रीन, इजराइल की जानब से नॉन स्टॉप ईरान के ऊपर हमले शुरू कर दिए गए हैं। इब्तदाई तौर पर यह समझा गया था कि यह सिर्फ एक स्ट्राइक है, जैसे शाम का जब न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह किया गया तो वो भी सिर्फ एक ही स्ट्राइक थी, जब इराक का प्रोग्राम न्यूक्लियर तबाह किया गया तो वो भी सिर्फ एक ही स्ट्राइक थी। तो ईरान के हवाले से भी यही समझा गया कि यह सिर्फ और सिर्फ जो वो एक स्ट्राइक है जो ईरान के ऊपर कर दी गई है, जिसका जवाब अब ईरान ने देना है। और जिस तरह का ईरान जवाब देगा उसके ऊपर मैटर करेगा कि क्या ये बड़ी जंग छिड़ेगी या फिर ये मामला बस एक स्ट्राइक और एक काउंटर स्ट्राइक के साथ ही खत्म हो जाएगा। बुनियादी तौर पर इसको इस तरह से परसीव किया गया था, लेकिन अब तो यह हकीकत किसी और तरफ खुलती हुई नजर आ रही है। और उसमें हमने पीछे भी देखा, जो पिछले 2-3 घंटों के अंदर वाकयात हुए, जब इसराइल की जानब से दोबारा हिट किया गया तो इससे ये बात वाज़ेह होना शुरू हुई कि नहीं, ये तो मामला कोई और है। और अब जो है वो नॉन स्टॉप हमले जो है वो ईरान के ऊपर जो है वो शुरू हो चुके हैं और कोने कोने के अंदर इस वक्त धमाकों से गूंज रहा है ईरान। और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि एक और मुल्क जो है उसके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई है। वो जंग नहीं चाहता, लेकिन उसके बावजूद उसको जिम्मेदार ठहराकर, उसको कसूरवार ठहराकर, उसको विलन बनाकर और उसको सबसे बड़ा आप कह लें कि डिस्टेबलाइजिंग फोर्स बताकर, कितनी डायमेंशन का प्रोपेगेंडा करके इस तरह से उसको जकड़ा गया है कि उसके ऊपर जंग मुसल्लत कर रही है। और ट्रंप वहां से बैठकर मुकम्मल इसराइल को सपोर्ट कर रहा है और साथ पूरी एरोगेंस के साथ ये कह रहा है कि हम ईरान के ये कर देंगे, ईरान को तबाह कर देंगे, ईरान जो है वो सरेंडर कर दे, हम तो पीस की बात करते हैं। ये भी साथ साथ ट्रंप कह रहे हैं कि हम तो पीस चाहने वाले हैं और जो है वो ईरान सरेंडर कर दे। जो कुछ हो रहा है ये ईरान की वजह से हो रहा है। और ट्रंप ने कहा कि वो पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। ईरान के ऊपर इस तरह से हमले हो रहे हैं कि मुख्तलिफ वेव्स के अंदर हमले हो रहे हैं। उधर से उनके फाइटर जेट्स आ रहे हैं, दरमियान में ड्रोन्स और जो मिसाइल हैं वो भी अटैक हो रहा है, लेकिन उधर से फाइटर जेट्स आ रहे हैं, वो अटैक कर रहे हैं, फिर वो जाते हैं और रिफ्यूल करके जो है वो वापस आकर अटैक कर रहे हैं। यानी इस तरह इन वेव्स जो है वो अटैक कर रहे हैं। और अब एक नई लहर के अंदर जो मिलिट्री बेसेस हैं उनको हिट करना शुरू कर दिया गया है। और मुख्तलिफ प्रोविंसेस के अंदर ये खबरें सामने आ रही हैं कि मिलिट्री बेसेस को हिट करना शुरू कर दिया गया है। यानी जैसे शाम में हमने देखा दिसंबर के बाद के पूरे शाम में उनकी तमाम मिलिट्री साइट्स को तबाह कर दिया गया। तो अब ईरान के हवाले से भी बुनियादी तौर पर यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ना सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स बल्कि उनकी तमाम जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं उस सब को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अगर ईरान इसको सरेंडर के तौर पर ले लेता है तो भी तबाह कर दिया जाएगा, लेकिन अगर सरेंडर नहीं करता तो फिर इस तरह मिलिट्री माइट के जरिए जो है उसको तबाह कर दिया जाएगा। इजराइल और अमेरिका की तरफ से ये वाज़ेह है कि वो अब ईरान को मुकम्मल डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। इराक और शाम और लीबिया जो है वो बनाने जा रहे हैं। एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर धमाके किए जा रहे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है और न्यूक्लियर साइट्स को दोबारा निशाना बनाया जा रहा है। और इससे सबसे जो डेंजरस मामला ईरान के अंदर हो गया है और फिर जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं उनके लिए बड़ा डेंजरस मामला हो गया है और गल्फ के लिए बड़ा डेंजरस हो गया है, तमाम नेबरिंग कंट्रीज के लिए बड़ा डेंजरस हो गया है कि वहां से जो रेडियो एक्टिव हैं वो रिलीज होना, लीक होना शुरू हो गई हैं। नतान्स फैसिलिटी के ऊपर रेडियो एक्टिव जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं। पहले हमले के अंदर वहां से लीकेज नहीं हुई थी, लेकिन दूसरे और तीसरे हमले के अंदर बताया जा रहा है कि वहां से लीकेज हो रही है। आप जरा इस बदमाशी का आप अंदाजा लगाइए, इस एरोगेंस का और एग्रेशन का आप अंदाजा लगाइए, इस रैकलेसनेस का अंदाजा लगाइए। न्यूक्लियर साइट्स को बार बार निशाना बना रहे हैं, वहां से रेडियो एक्टिव जो है वो रिलीज होना जो है वो शुरू हो गया है। और मिसाइल सिस्टम जो है उसको निशाना बनाया जा रहा है, जो स्टोरेज साइट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। यानी एक स्टेट होती है, उस स्टेट की एक मिलिट्री कैपेबिलिटी होती है, उस सारी की सारी मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है उसको निशाना बनाया जा रहा है। साथ असैसिनेशन ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, साथ जो है वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। सिविलियन जो साइट्स हैं उनको भी हिट किया जा रहा है। सैकड़ों ईरानियंस जो है वो शहीद और जख्मी हो चुके हैं अभी तक के इस हमलों के अंदर। और अमेरिका जो है वो इजराइल को एयर फ्यूल करने के अंदर भी मदद दे रहा है। इराक और जो शाम की एयर स्पेस है वहां पर जो इजरायली फाइटर जेट्स हैं उनको जो है वो एयर फ्यूलिंग भी दी जा रही है। और ट्रंप ने कहा कि बड़े एक्सीलेंट अटैक्स जो वो इजराइल ईरान के ऊपर कर रहा है। नेतन्याहू जो है उसकी मैक्रोन के साथ बात हुई है, जर्मन चांसलर के साथ हुई है और कुछ ही देर में ट्रंप के साथ बात होगी और बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर के साथ उसकी बात होगी। और एक जो सबसे अहम तरीन शख्सियत के साथ नेतन्याहू की कॉल होने जा रही है उसका नाम है प्यूटन के साथ नेतन्याहू की कॉल होने जा रही है। सारी चीज इसके ऊपर है कि रशिया किस तरह से ईरान के साथ खड़ा होगा, चाइना किस हद तक ईरान के साथ खड़ा होगा और उन्होंने खड़ा होना है। देखिए, ईरान के ऊपर ये जंग मुसल्लत की गई है, इसमें बहुत बड़ा किरदार यह भी है कि ईरान रशिया के साथ खड़ा हुआ है। यूरोप ने इसलिए तो ईरान के खिलाफ
ये स्टांस लिया और ईरान जो है वो रशिया के साथ खड़ा हुआ, तो रशिया देखिए वहां पर कौन सा जंग रुक गई है, वहां पर तो यूक्रेन की जंग जारी है। तो हम ऑलरेडी एक ऐसे फेज में दाखिल हो गए हैं कि जिसमें मजबूत इत्तेहाद ही आपको बचा सकेंगे। वहां पर रशिया की भी एग्जिस्टेंस का सवाल है, चाइना को भी पता है कि अल्टीमेटली ये जंग उसके खिलाफ है, तो नॉर्थ कोरिया, तो इन सब ने ईरान के साथ खड़े होना है, क्योंकि ईरान जब उन सब के साथ खड़ा रहा है तो पुतिन के साथ कॉल होने जा रही है। उर्दगान ने मुकम्मल ईरान की हिमायत का ऐलान किया है और उर्दगान ने इजरायली हमले को वर्ल्ड वॉर के लिए खतरा करार दे दिया है। उर्दगान ने कहा है कि इजरायली हमले दुनिया को आलमी जंग की तरफ जो है वो लेकर जा रहे हैं। अच्छा, इन हमलों के साथ नाज़रीन आप कह लें कि जंगल का कानून पूरी तरह से लागू हो गया है। गजा में जो कुछ हो रहा था उसने आप देखा कि गजा के अंदर जो कुछ हो रहा था उसमें हमने देखा कि जो पूरा ऑर्डर है वो किस हद तक डैमेज हुआ। आलमी इदारों की कोई हैसियत नहीं रही, यूनाइटेड नेशन की कोई हैसियत नहीं रही, आलमी अदालत की कोई हैसियत नहीं रही, बहुत ज्यादा डैमेज हुआ। लेकिन जो ईरान के ऊपर हमला कर दिया गया है, इसके साथ आप कह लें कि दुनिया दोबारा से उस फेज के अंदर चली गई है जो वर्ल्ड वॉर से पहले वाला फेज था। यहां पर मुकम्मल अब जंगल का कानून है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, यानी आप बस ताकतवर हैं तो आप सर्वाइव करेंगे, और ऐसी ताकतवर शैतानी ताकतों का आप सामना सिर्फ अपनी ताकत ही के जरिए कर सकेंगे। आपको कोई शील्ड, कोई प्रोटेक्शन आलमी निजाम से, इन इंस्टीट्यूशन से या इंटरनेशनल लॉ से हासिल होने वाली नहीं है। ये बाकायदा तौर पर जंगल का कानून जो है वो लागू हो चुका है, यानी अब किसी चीज की अहमियत नहीं है। आर्म्स कंट्रोल के जो एग्रीमेंट है उनकी कोई अहमियत नहीं है, इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। और जो बहुत बड़ा इकदाम ईरान की जानिब से सामने आ रहा है, ईरान ने अमेरिका के साथ तमाम निगोशिएशन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज को जारी रखने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब वाज़ेह है कि ईरान अब तेजी के साथ न्यूक्लियर बनाने की तरफ जाएगा, और ईरान ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से भी निकलने का ऐलान कर दिया है। यानी ईरान अब न्यूक्लियर बनाएगा, अब पूरी ताकत के साथ उसने जब सामना करना है। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान की मिलिट्री स्ट्रेटजी क्या है, उसके ऊपर तो इतने बड़े हमले हो रहे हैं और ईरान जो है वो अभी तक अटैक क्यों नहीं कर सका है इसराइल को, और किस चीज का इंतजार है। सबसे बड़ा सवाल यह है ना सबके ज़हनों के अंदर, ईरान को किस चीज का इंतजार। जितने डिले होता चला जा रहा है, ईरान की जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर सवाल उठते चले जा रहे हैं कि क्या ईरान के पास ताकत ही नहीं है इसराइल को जवाब देने की। तो ये बात सबसे पहले जो है वो समझना जरूरी है। तो मैं आपके सामने एक दो बातें रखता हूं। देखिए, इसराइल ने जो ईरान के ऊपर हमला किया है, इससे इसराइल को भी कॉन्फिडेंस हासिल हुआ है, अमेरिका को भी हासिल हुआ है, और खुला मैदान उनको ईरान के अंदर मिल गया है, और इसलिए वो वहां पर अटैक्स कर रहे हैं। इसराइल एक टेरर दिखाने में, एक हैबत दिखाने में पूरे रीजन में और पूरी दुनिया में अपनी बदमाशी दिखाने में कामयाब हुआ है। और जैसे वो फलस्तीनियों को ह्यूमिलिएट करते हैं, जैसे वो लेबनीज को करते हैं, जैसे वो सीरियंस को करते हैं, ऐसे ही उन्होंने ईरानियंस को भी ह्यूमिलिएट किया है। ठीक है ना, ये इसराइल का पुराना तरीकाकार है, तो यहां पर भी उन्होंने ह्यूमिलिएट किया है। अच्छा, अब नाज़रीन देखिए, बात यह है कि इसराइल फलस्तीन से लेबनान, लेबनान से शाम, शाम से इराक, और इराक से होते हुए ईरान तक पहुंच चुका है। ठीक है, यानी वो कितने मुल्कों को तबाह करता करता ईरान तक पहुंच चुका है, और वो यहां तक नहीं रुकेगा, ईरान तक भी वो नहीं रुकेगा। दूसरी बात यह है कि गजा की जो जंग है उसको नेतन्याहू ने इसलिए नहीं रोका, यानी अंदर से भी मज़ाहमत थी, बाहर से भी प्रेशर था, लेकिन नेतन्याहू के माइंड में क्या चलता रहा इस सारे वक्त में कि नेतन्याहू ने तमाम चीज को साइड पे रखते हुए जंग नहीं रोकी गजा की। उसकी वजह यह थी कि उसको ईरान के ऊपर हमला करना था। ठीक है, और अब वो हमला भी ईरान के ऊपर कर दिया गया। तो देखिए, बात यह है कि स्ट्रेटजी क्या है, ईरान की मिलिट्री स्ट्रेटजी क्या है, और क्या किसी के पास यह ताकत है कि वो इसराइल को रोक सके, और इसराइल की ये जो बर्बरिक उसकी सारा जुल्म है, फलस्तीन, शाम, लेबनान, इराक, ईरान, यमन, इसका बदला ले सके। तो देखिए, अगर ईरान एक अनप्रेसिडेंटेड स्केल का अटैक कर देता है इसराइल के ऊपर, और ईरान से यह बात भी सामने आ रही है कि वो हजारों मिसाइल की बारिश करने जा रहे हैं, हजारों मिसाइल। एक ही चीज है, दूसरी चीज कोई नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है इस वक्त। अगर ईरान की जानिब से बहुत बड़ा हमला, एक ऐसा हमला जो इसराइल और अमेरिका इमेजिन भी नहीं कर सकते, एक ऐसा हमला ईरान इसराइल के ऊपर लॉन्च कर देता है जो उनकी इमेजिनेशन से भी आगे है, जो इतनी तबाही ला दे इसराइल के अंदर
कि इसराइल को तारीखी सबक जो है वो सिखा दिया जाए, तबाही तबाही इसराइल के अंदर मचा दी जाए। और जो ये बातें होती रही हैं, और ईरान खुद दावा करता है कि वो डिवास्टेटिंग रिस्पॉन्स देगा, क्रश करके रख देगा। और बाकी जो आर्टिकल्स और सारी एक लिखा जाता रहा है इन सारे सालों के अंदर कि ईरान मैसिव कैजुअलिटीज करने की सलाहियत रखता है। कल भी स्टीव विटकॉफ ने कहा कि ईरान मैसिव कैजुअलिटीज कर सकता है इस हमले से पहले। तो अगर ईरान ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो यूरोप तो पीछे हट जाएगा और अमेरिका को भी समझ लग जाएगी, और ये नेतन्याहू की रिजीम नहीं बचने वाली है। ठीक है, अगर ईरान ऐसा कुछ करने में, इसके साथ सारी बात इस बात के ऊपर खड़ी हुई कि क्या ईरान ऐसा कर सकता है, ईरान के पास क्या ऐसी कैपेबिलिटी है। अगर वो ऐसे मिसाइल दाग देते हैं जो पेनिट्रेट करते हुए उनके एयर डिफेंस को आगे जाकर तबाही मचा देते हैं, तो फिर नेतन्याहू की रिजीम भी जाएगी और इसराइल दोबारा किसी पर हमला करने की जरूरत नहीं कर सकेगा। यह बात तो तय है। इसराइल को लगाम डाल दी जाएगी और बदला भी ले लिया जाएगा, फलस्तीन का भी और सबका बदला भी ले लिया जाएगा, और यह पूरा नक्शा मिडल ईस्ट का बदल जाएगा। एक बार ईरान ने कहा था कि हम एक ऐसा जवाब देंगे कि रीजन के अंदर बैलेंस ऑफ पावर बदल जाएगा और अमेरिका को यहां से लीव करना पड़ जाएगा। ये ईरान की स्टेटमेंट थी, ये पिछले ही हफ्ते उनकी स्टेटमेंट सामने आई थी। तो अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर इसराइल फारिग है। ठीक है, और नेतन्याहू भी जाएगा और इसके कोलैबोरेटर भी जाएंगे और उसके सपोर्टर भी जाएंगे। अच्छा, अगर ईरान ऐसा करने में कामयाब नहीं होता तो फिर क्या होगा कि जो मौजूदा इस्लामिक रिजीम है वो नहीं बचने वाली है, ये रिजीम भी जाएगी, ईरान को पैरालाइज कर दिया जाएगा, उसकी तमाम मिलिट्री कैपेबिलिटीज को तबाह कर दिया जाएगा, और इसके भी खदशात बहुत ज्यादा हैं कि ईरान को दो हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया जाएगा। ईरान कभी भी चूंकि कानूनी नहीं बना है तो अब ईरान को भी वो जो एक सिविलाइजेशन है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की सिविलाइजेशन है, उसको भी दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। और वो जो उन्होंने जो कठपुतली वहां पर शाह ईरान का बेटा रखा हुआ है उसको जो है वो लाकर यहां पर बिठाएंगे। ठीक है, कठपुतली रिजीम लाई जाएगी और ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। ये प्लान है अगर ईरान जवाब नहीं दे सका। अब सारी बात जो खड़ी है वो ईरान के जवाब के ऊपर खड़ी है, तो ईरान जवाब कब देगा। अब ये बात तो तय है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। सरेंडर वाली क्या बात है, सरेंडर वाली क्या बात है, ईरान ने जवाब देना है। सवाल यह है कि कितना बड़ा होगा और कब जवाब देगा। ईरान ये चाहता है कि वो इमीडिएट अटैक करे, और प्लान भी यही था, क्योंकि आप जितना डिले करेंगे इजराइल आपको डिस्ट्रॉय करता चला जाएगा। तो ईरान ने इमीडिएट अटैक करने का प्लान बना रखा था, लेकिन मसला क्या आया है, मसला नाज़रीन ये आया है, ये बात इंपॉर्टेंट समझ ले, क्योंकि सबका सवाल ये है कि ईरान रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा। ईरान की जो टॉप लीडरशिप है वो चुके शहीद हो गई, यानी सबसे बड़ी जो धचका लगा IRGC के चीफ, छोटी बात नहीं है। ईरान के आर्मी चीफ शहीद हो गए, छोटी बात नहीं है। 20 टॉप कमांडर जो है उनके शहीद हो गए। यही वो लोग थे जिन्होंने इजराइल को रिस्पॉन्ड करना था, जिनके जहनों के अंदर प्लान्स थे या जिन्होंने आपस में डिस्कस कर रखे थे, तो वो तो शहीद हो गए। तो अब उनकी जगह पर नई लीडरशिप लाई जा रही है। अच्छा, अब जो नई लीडरशिप आ रही है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो अपने आप को पहले सिक्योर करना है, क्योंकि इतना बड़ा ये सिक्योरिटी ब्रीच है वहां पर। तो इसका मतलब कि जो इजरायली जासूस हैं और CIA के जासूस हैं वो भरे पड़े हैं। भाई इतनी बड़ी लीडरशिप को निशाना बनाना, इसका मतलब कि टोटली ईरानियन जो इंटेलिजेंस है वो कंप्रोमाइज हो चुकी है। तो सबसे जैसे हिजबुल्लाह के साथ हुआ था, तो जो भी नई लीडरशिप आएगी सबसे पहले तो उसने अपने आप को सिक्योर करना है ताकि वो लंबी जंग लड़ सके, अपनी सिक्योरिटी सबसे पहले, और उसके बाद नए प्लान्स बनाने के, किन प्लान्स के साथ। तो इसके लिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन उनको चाहिए। तो सिर्फ बुनियादी तौर पर यह डिले आ रहा है, और इसमें इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल इसी चीज का फायदा उठाकर वो जो अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर रहा है। मिसाइल जो सिस्टम है, ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज है, उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। ईरान ने जवाब किससे देना है, उनके पास Su-35 नहीं है, उनके पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स तो नहीं है, उन्होंने जवाब देना है बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ। तो अब इजराइल ये कर रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को निशाना बना रहा है जहां पर उनकी स्टोरेज साइट्स हैं, इसके अलावा बेसेस हैं, इसके अलावा यानी उस ऑफेंसिव कैपेबिलिटी से जिससे ईरान ने जवाब देना है और जिसके ऊपर अब सारा फ्यूचर खड़ा हुआ है, ईरान का भी, रीजन का भी और फलस्तीन का भी, उस ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को अब इजराइल तबाह कर रहा है। और वो नॉन स्टॉप अटैक करेंगे, और उनके अटैक में सिर्फ इतना ही अब वक्फा आता है कि उनके जहाज जब वापस जाते हैं रिफ्यूलिंग के लिए, बस इतना ही वक्फा है। और बहुत सारे जो उनके जहाज हैं उनको तो एयर फ्यूल भी दी जा रही है अमेरिका की जानिब से, यानी सीरियन स्पेस के अंदर, इराकी स्पेस के अंदर उनको एयर फ्यूल भी दिया जा रहा है। बाकी जहाज है वो दोबारा से बेसिस पर लैंड होते हैं और उनको रिफ्यूल किया जाता है। तो बस इतना ही वक्फा है, यानी आप कह लें कि आधा घंटा 1 घंटा, बस इतना ही वक्फा है, इससे ज्यादा नहीं है।
वो जा रहे हैं, वो दोबारा हमले कर रहे हैं और वो करते चले जाएंगे, क्योंकि अब सारी बात इस बात के ऊपर खड़ी है कि ईरान ने जवाब देना है और इसराइल ने इस बात को यकीनी बनाना है कि ईरान वो ऐसा जवाब ना दे सके। तो अब ये सारी चीज कैलकुलेशंस के ऊपर खड़ी है कि ईरान क्या अपनी कैपेबिलिटीज को बचाने में कामयाब हो जाता है और इस सब के बावजूद रिस्पॉन्स करने में जो है वो कामयाब हो जाता है। तो यहां पर जो है वो मामला खड़ा हुआ है। अब मैं हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं इस वक्त जो बहुत बड़े हमले इसराइल की जानिब से किए जा रहे हैं इस बात को समझने के लिए, और ये तीसरी लहर है और हर जो नई वेव आ रही है वो 2-3 घंटे जारी रहती है, वो कंप्लीट होती है। मतलब एक वेव के अंदर वो बेसिस को निशाना बना रहे हैं, एक वेव के अंदर वो बैलिस्टिक मिसाइल को निशाना बना रहे हैं, एक वेव के अंदर वो दोबारा से न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना रहे हैं। तो इस तरह से वेव्स की वेव्स जो है वो ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं और हैरान है दुनिया, मतलब दुनिया को यकीन नहीं आ रहा कि ये सब हो चुका है, क्योंकि एक वक्त में ईरान के ऊपर एक स्ट्राइक करना भी और फिर बदमाशी वो एक अलग लेवल है। तो मैं हेडलाइंस आपके सामने रखता जा रहा हूं। न्यू वेव ऑफ बॉम्बिंग ऑन ईरान इज टेकिंग प्लेस नाउ, इजरायली आर्मी बता रही है। अटैक्स आर करंटली अंडरवे इन मेहराबाद एंड बुशैर एयरपोर्ट्स वेयर ईरानियन फाइटर्स आर स्टेशन। अब आप देखें ना कि पूरी तरह से वो ईरान को पैरालाइज कर रहे हैं, जहां पर उनके फाइटर जेट्स खड़े हुए हैं उस बेसिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। हालांकि ये कोई एडवांस लेवल के नहीं है, लेकिन वो कुछ भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, वो कोई भी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी पीछे नहीं छोड़ेंगे। अगर ईरान इसको बचाने में कामयाब हो गया और रिस्पॉन्ड करने में कामयाब हो गया तो बस फिर इजराइल का खात्मा है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स टारगेटिंग ईरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये वर्ल्ड ऑर्डर है, ये मौजूदा ऑर्डर है, ये मौजूदा एम्पायर है जो पूरी एरोगेंस के साथ हमला कर चुका है ईरान के ऊपर। अगर ईरान इसमें सर्वाइव कर गया तो फिर ये ऑर्डर सर्वाइव नहीं करेगा। ये इस सतह की लड़ाई है और हमने इन दहाइयों के अंदर इस सतह की कोई लड़ाई नहीं देखी है। ये इस सतह की लड़ाई है। अमेरिका को ये रीजन लीव करना पड़ेगा, इजराइल फारिग हो जाएगा और इजराइल की जो बदमाशी है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। और इसके साथ ही यानी कि उनकी डोमिनेंस, उनका वर्ल्ड ऑर्डर तो मिडिल ईस्ट पर डोमिनेंस एक बहुत बड़ी चीज है ना, तो मिडिल ईस्ट के अंदर उनकी डोमिनेंस जाएगी। डजन्स ऑफ मिसाइल लॉन्चर्स एंड स्टोरेज साइट डिस्ट्रॉयड इन ईरान। अब वही बात, इसको आप बाकायदा समझ सकते हैं कि किस डायरेक्शन में, किस स्ट्रेटजी के तहत मामला हो रहे हैं। अब वो स्टोरेज साइट्स को और मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। We have started with a strong step, but it's just the beginning. ईरान, इजराइल कह रहा है कि ये सिर्फ बिगिनिंग है, लेकिन हमने आगाज ही बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, लेकिन ये फिर भी सिर्फ आगाज है। We have completed a series of raid against the Iranian surface to surface missile system. अब वो कुछ जहाज आ रहे हैं जिनका मकसद ही सिर्फ यह है कि जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं, उनके जो सिस्टम्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। एक्सप्लोजन्स हर्ड इन तबरेज, ये बिल्कुल जो टर्की का बॉर्डर है उसके साथ ये प्रोविंस है, और थर्ड टाइम जब इसको निशाना बनाया धमाके हो रहे हैं। ह्यूज एक्सप्लोजन्स हर्ड इन द विसिनिटी ऑफ नुजे एयर बेस इन हमदान वेस्टर्न ईरान, और वी कंप्लीटेड अ सीरीज ऑफ रेड अगेंस्ट द ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। इजरायली मीडिया, इजरायली मिसाइल अटैक्स ऑन द सुबाची बेसेस इन हमदान प्रोविंस। Fires break out at Tabriz airport and Bushehr port as part of Israeli aggression. बंदरगाहों के ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं और एयरपोर्ट को और बार बार निशाना बनाया जा रहा है, एक साइड को दोबारा निशाना बनाया जा रहा है। Explosions heard in the outskirts of हमदान प्रोविंस। इमाम अली मिसाइल बेस जो है ये वेस्टर्न ईरान के अंदर, इसको टारगेट किया गया है। फिर जो शाहिद यूनिवर्सिटी है उसका जो एकेडमिक स्टाफ है उसकी असैसिनेशन की रिपोर्ट सामने आ रही है। और हमदान एयरबेस जो है उसको दूसरी मर्तबा बॉम्ब किया गया विद इन फ्यू आवर्स। और इसी दरमियान अली शामखानी है, ये एडवाइजर टू सुप्रीम लीडर हैं और ये सुपरवाइजर हैं न्यूक्लियर निगोशिएशंस के, उनको भी असैसिनेट किया। अब आप जरा अंदाजा करें ना, दुनिया में इस तरह की बारबैरिक एंटिटी दुनिया ने विटनेस नहीं की। यानी जो इस्माइल हानिया थे उनको असैसिनेट किया गया, वो निगोशिएशंस कर रहे थे। अब ये जो न्यूक्लियर निगोशिएशंस कर रहे हैं उनको शहीद किया गया है। और ट्रम्प कह रहा है कि वेरी एक्सीलेंट, बड़े जबरदस्त हमले इजराइल कर रहा है। इफ ईरान लॉन्चेस एन अटैक वी हैव एडिशनल टारगेट्स। इजरायली आर्मी कह रही है कि अगर इन्होंने हमला किया तो फिर हमारे पास और एडिशनल टारगेट्स। एडिशनल टारगेट्स क्या हैं? और तमाम ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाएगा, तमाम गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाएगा। और ये ब्रिक्स के लिए इतना बड़ा लॉस होने जा रहा है क्योंकि ब्रिक्स का जो मरकज है एनर्जी का वो ईरान होना था। अभी रशिया और ईरान के बहुत सारे गैस के मुतालिक जो है वो एग्रीमेंट्स भी हुए थे। तो अगला स्टेप ये है कि वो इनके इस ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है तबाह करेंगे। यानी जो ही ईरान हमला करेगा
अब उसके बाद ये होगा, ट्रंप की मजीद स्टेटमेंट्स आ रही हैं। ट्रंप वहां पर बैठा वो इंटरव्यूज दे रहा है, ट्वीट पे ट्वीट कर रहा है, शाबाशी दे रहा है इजराइल को। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि दुनिया में जंगल का कानून लागू हो चुका है। ट्रंप ने नेतन्याहू के हाथों दुनिया को बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ धकेल दिया। अब देखना, रेडियो एक्टिव जो वहां से रिलीज हो रही हैं, क्या ये सिर्फ ईरान तक रहेंगी? क्या बाकियों को खतरा नहीं होगा? और ये जंग क्या सिर्फ ईरान के अंदर रहेगी? तो एक ऐसी दुनिया के अंदर दाखिल कर दिया गया है, जब तक अब नया वर्ल्ड ऑर्डर नहीं आता या फिर यही वाला वर्ल्ड ऑर्डर दोबारा से रिस्टोर नहीं कर दिया जाता, तो ये जो अगले 20-30 साल आने वाले हैं, ये इतने तबाही से भरपूर होंगे। और ईरान जंग उसका पहला मुजाहरा है। बहुत बड़ी तबाही इस वक्त दुनिया में आने वाली है। और तुलसी गैबर्ड कह रही है कि दुनिया आलमी जंग की तरफ जा रही है, और उर्दुगान ने भी इजरायली हमलों को आलमी जंग करार दे दिया है। द अटैक ऑन ईरान इज एक्सीलेंट, ट्रंप। फिर CNN के ऊपर वो इंटरव्यू दे रहा है, वी सपोर्ट इजरायली लाइक नो वन एवर हैज सपोर्टेड इट बिफोर। मतलब ये अजीब ही मामला है कि इजराइल की सपोर्ट वहां पर, मतलब उसकी क्रेडिट लिया जाता है कि देखो अब इजराइल को कितना सपोर्ट करते हैं। तो ट्रंप कह रहा है कि हमने ऐसा सपोर्ट किया कि कोई और सपोर्ट नहीं कर सका। और फिर वो कह रहा है कि इजरायली अटैक्स का जो इंपैक्ट है वो मार्केट्स के ऊपर होगा, लेकिन अगर हम हमला ना करते तो ये न्यूक्लियर बना लेते जो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा था। ये जब इराक और शाम और अफगानिस्तान वहां पर अटैक हो रहे थे, जंग छेड़ी जा रही थी, तब भी यही कह रहे थे कि हम दुनिया को बचाने जा रहे हैं। इजरायली स्ट्राइक ऑन ईरान लास्ट नाइट वर वेरी सक्सेसफुल, ट्रंप कह रहा है। अब देखें, अगर आप इजराइल को नुकसान पहुंचा देंगे तो फिर हारे हुए के साथ कोई नहीं खड़ा होता, और अगर वो जीतेंगे, यानी जीतने से मुराद यह कि अगर वो ईरान को डिस्ट्रॉय करेंगे तो फिर सब उनके साथ खड़े होंगे। ये बात ज़हन में रखें। द यूनाइटेड स्टेट्स वाज अवेयर ऑफ इजराइल्स प्लान टू अटैक ईरान। पहले कहता है हमें पता नहीं था, अब कह रहा है हमें पता। या नहीं, ये तो एक ऐसा शख्स है जो मुनाफकत के लिबादे से भरपूर, और इसका सिर्फ वारदात यह है कि ये पीस के लिबादे में आया है, और ये वो शख्स है जो दुनिया को आलमी जंग की तरफ धकेल रहा है। ये ट्रंप साहब जो हैं, ये दुनिया को, और ये पीस के लिबादे में आए, सबसे बड़ा मसला ये। अच्छा, अब ईरान की स्ट्रेटजी हमने आपके सामने रखी है, और ईरान को वाइजली एक और काम भी करना है। देखिए, अभी बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल के ऊपर हमला होता है तो उसके सेल्फ डिफेंस में हम हिस्सा नहीं लेंगे। ये बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है। हालांकि सिर्फ अमेरिका ने अभी तक कहा है कि हम डायरेक्टली हिस्सा लेंगे। जर्मनी ने भी सिर्फ स्टेटमेंट दिया कि इजरायली हमलों को हम सेल्फ डिफेंस समझते हैं। बरतानिया ने खुलकर कहा कि हम साथ नहीं होंगे। तो ईरान को जो भी है, अब देखें, ये यही दुनिया है और इसी में आगे बढ़ना है। तो ईरान को वाइजली इस महाज के ऊपर भी लड़ना है कि, यानी कि उसने यूरोप को ये बताना है कि इजराइल जो है वो हमें और आपको लड़वाना चाह रहा है। ठीक है ना, इस बात को जरूर, इस महाज के ऊपर लड़ने की जरूरत है। देखिए, मिलिटरीली तो अब सामना करना ही करना है ना इजराइल का, लेकिन इस महाज को छोड़ देंगे तो फिर भी वो कोई अच्छी, यानी एक समझदारी वाली बात नहीं होगी। वहां पर बातचीत करने में क्या हर्ज है? तो यूरोप की हम बात करें, यूरोप के साथ इंगेज किया जाए और उनको बताया जाए कि हम आपके साथ कोई जंग नहीं चाहते। और हमेशा यूरोप ने कभी इस तरह ईरान के खिलाफ जो है वो ना, ये IAEA की मीटिंग से पहले इस तरह हार्श स्टेटमेंट्स नहीं दिए हैं। ठीक है, तो ईरान को चाहिए कि यूरोप के साथ इंगेज करके रखे और उनको वहां पर इजराइल को आइसोलेट करे। ठीक है, और अमेरिका जो है वो फिर अमेरिका से उसको देख लिया जाएगा, एक बड़ा रिस्पांस, और ये सब चीजें बदल के रख देगा। पूरे मिडिल ईस्ट का ताकत का तवाज़न जो है वो बदल के रख देगा। और ईरान ने जो दो सबसे बड़े इकदाम उठाए हैं, एक तो वो कह रहे हैं कि जो हम न्यूक्लियर एक्टिविटीज हैं उनको जारी रखेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर ईरान बहुत तेजी के साथ अगर न्यूक्लियर बनाने में कामयाब हो जाता है तो फिर इजराइल किधर जाएगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से विड्रॉ कर रहे हैं। 2003 के अंदर नॉर्थ कोरिया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से निकल गया, और 2006 के अंदर उसने पहला एटमी धमाका किया। उस वक्त भी नॉर्थ कोरिया के बारे से ऐसे ही धमकियां लगाई जा रही थी, लेकिन वहां पर चूंकि अटैक नहीं हो सका, तो ईरान कह रहा है कि हम नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से निकल रहे हैं, और निगोशिएशन से भी वो निकल गए, और वो कह रहे हैं हम न्यूक्लियर एक्टिविटीज जब जारी रखेंगे। तो ईरान की क्या अनडिक्लेयर्ड साइट्स हैं, तो इजराइल को तो पता नहीं होगा। ये तो वही है जो IAEA ने इनको इंफॉर्मेशन दी थी, सारा मामला किया था। ईरान से ये भी बात सामने आ रही है कि हम हजारों मिसाइलों की बारिश करेंगे। ये ईरान से बात जब सामने आ रही है कि हम हजारों मिसाइलों की बारिश करेंगे, और वाकईतन हजारों मिसाइलों की बारिश इजराइल के ऊपर हो गई। अनरिस्ट्रिक्टेड अटैक, ठीक है ना, ये अनरिस्ट्रिक्टेड अटैक ईरान को बचा सकता है और फलस्तीन को और पूरे रीजन को। इसके अलावा कोई दूसरा चांस नहीं है। यानी एक होता है ना कि आप निगोशिएशन करेंगे,
आप डिप्लोमेसी के महाज के ऊपर जाएंगे, आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो कोई बड़ी जंग रुक जाएगी या आपकी तबाही रुक जाएगी? नहीं, कोई चीज नहीं रोक सकती। एक अनरिस्ट्रिक्टेड थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स, यही ईरान को इस वक्त रोक सकते हैं और इसराइल को लिमिट डाल सकते हैं, वगरना इसराइल की लिमिट ईरान भी नहीं है, वो सब के सब को डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि पिछले 20 सालों में 7 इस्लामी मुल्कों के ऊपर हमला किया गया है, ये कोई शुगल तो नहीं है। और अब एक नया सिलसिला है कि जिसमें ईरान के ऊपर जब अटैक किया गया और सिर्फ अग्रेशन, सिर्फ और सिर्फ बदमाशी, कोई जवाब नहीं, कोई लॉजिक नहीं, लेकिन बहरहाल जब वो अटैक कर दिया गया है और ईरान की जानिब से सिक्योरिटी काउंसिल को लेटर भेजा गया, सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास भी बुलाया गया है। तो ठीक है, ईरान को जाना चाहिए और अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है और हम लेजिटिमेट इसका रिस्पॉन्स देने का हक रखते हैं। और आप देखें, कोई मतलब रीजन ने भी इसराइल को कंडेम किया है, ईरान के साथ खड़ा हुआ है, चाइना, रशिया, बहुत सारे मालिक उन्होंने पूरी तरह से कंडेम किया है। बरतानिया कह रहा है कि हम सेल्फ डिफेंस में साथ नहीं आएंगे। ठीक है, और सिर्फ अमेरिका है जो कह रहा है कि हम ये हैं और मुकम्मल साथ खड़े हैं और इसराइल बड़ा अच्छा कर रहा है, हमने तो ईरान को बड़े चांसेस दिए थे। तो ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी साथ साथ कहीं ना कहीं लेकर चलें, तो वहां पर सिफारतकार जब अपनी बात करते रहेंगे, इधर से एक भरपूर रिस्पॉन्स और उधर से इस तमाम महाज के ऊपर भी साथ साथ इंगेज करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बड़ा मुश्किल तरीन वक्त है ईरान के ऊपर, ईरान इससे किस तरह से निकलता है, लेकिन इसराइल के हमले जारी हैं। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने हाजिर होगा, करें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।